which are trying to elaborate what strategy is all about. Moving towards the explanation of these schools, I have picked an article from International Journal of Business Science and Applied Management. And the article is focusing upon the concept of strategic management and entrepreneurship, and is trying to conclude that either strategic management and entrepreneurship are friends or foes. In this particular article, the authors have elaborated the Mintzberg's schools of strategy, along with कि किस स्कूल के साथ कौन से एनालिसिस एसोसिएटेड हैं. इसको हम गो थ्रू करते हैं इस टेबल को. इन तमाम स्कूल्स को उन्होंने दो सेगमेंट्स में वो डिवाइड किया हुआ है. एक पर्सपेक्टिव बेस्ड स्कूल्स हैं और एक डिस्क्रिप्टिव फिनोमेनास के ऊपर बेस्ड स्कूल्स हैं. सो जब हम पर्सपेक्टिव बेस्ड स्कूल्स की बात करें, उसमें द डोमिनेंट स्कूल्स आर डिजाइन स्कूल, प्लानिंग स्कूल एंड पोजीशनिंग स्कूल. लेकिन जब हम डिस्क्रिप्टिव स्कूल्स की बात करें तो उसमें एंटरप्रेन्योरल स्कूल, कॉग्निटिव स्कूल, लर्निंग स्कूल, पॉलिटिकल स्कूल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल स्कूल्स ये शामिल होते हैं. So now let's go through its detail. When we talk about prospective schools, उसमें सबसे पहला हमारे पास आ रहा है डिजाइन स्कूल. और डिजाइन स्कूल के बारे में कहा जा रहा है कि conceptual strategy development through achievement of a fit between internal strengths and weaknesses and external opportunities and threats, जिसको भी हमने माइकल पोर्टर के आर्टिकल व्हाट इज स्ट्रेटेजी के रेफरेंस में भी देखा कि वी हैव टू क्रिएट अ फिट. और उसके लिए जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया डिजाइन स्कूल में, विच इज अ पर्सपेक्टिव बेस्ड स्कूल, एंड दैट इज स्वॉट एनालिसिस. जब हम प्लानिंग स्कूल की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी एज अ फॉर्मल प्रोसेस विद सिंगल क्लियर स्टेप्स एंड टेक्निक्स, और इसमें मेन जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया इट वाज सिनेरियो प्लानिंग, चेकलिस्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. ये हमारे पास मेन इंस्ट्रूमेंट्स थे इस स्कूल के तहत स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए. जब हम पोजीशनिंग स्कूल की बात करते हैं, विच इज अनदर स्कूल इन द लिस्ट ऑफ पर्सपेक्टिव स्कूल्स, तो पोजीशनिंग स्कूल में एनालिटिकल स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन, strategy being regarded as a generic competitive position depending on the industry situation. और उस मकसद के लिए जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते रहे पोजीशनिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट वाज बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, जिसको आप कॉमनली बीसीजी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं. देन देयर इज मैकेंजी मैट्रिक्स, जिसमें कि हम 8S फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं. एंड देन देयर आर सर्टेन मार्केट रिलेटेड स्ट्रेटजीज, जिसमें कि हम अपनी पोजीशनिंग को मटेरियलाइज करने की कोशिश वो करते हैं. लाइकवाइज जब हम डिस्क्रिप्टिव स्कूल्स की बात करें तो एंटरप्रेन्योरल स्कूल्स का जो मेन फोकस था, it was on visionary strategy formation. Vision and intuition of the entrepreneur insisted of precise plans, instead of precise plans, implicit perspective, vision which is personal and unique, इसके ऊपर मेन फोकस था. और इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए इन डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव, दे वर स्टार्टअप्स, निच और turnaround strategies were focused upon. इसी तरह कॉग्निटिव स्कूल की जब हम बात करते हैं तो रिगार्ड स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन एज ए मेंटल प्रोसेस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परसेप्शंस, और मेन इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज किए गए दे वर डील्स विद द origin of strategies and the mental processes of strategy development. जब हम लर्निंग स्कूल की बात करते हैं, which is again within the list of descriptive schools, तो उसमें मेन इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया गया या किया जाता है to formulate a strategy, that is strategy formation and development, mesh with each other frequently, applied in intrapreneurial perspective. ठीक है, उसमें एंटरप्रेन्योरल के साथ इंट्राप्रेन्योरल का जो फोकस था उसको भी उन्होंने ब्रुएकार बुलाए. इसी तरह पॉलिटिकल स्कूल की जब हम बात करते हैं तो पावर बेस्ड स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन, ये इनका मेन मोटिव था. एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमिन्ड बाय पॉलिटिक्स एंड पावर एंड द माइक्रो पावर एसोसिएशंस. और मेन इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज किया गया दैट वाज स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड फ्रेगमेंटेशन और टैक्टिक्स एंड पोजीशनिंग.
जब हम कल्चरल स्कूल की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन इज ए सोशल प्रोसेस विच बिल्ड्स ऑन कल्चर, while इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज किए गए मेन इंस्ट्रूमेंट्स जो थे देवर स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड इंटीग्रेशन. स्ट्रेटेजी हैज ए कलेक्टिव perspective and it is unique and mostly implicit. And obviously environmental school की जब हम बात करते हैं which is a descriptive school, तो उसमें environment is not only seen as a factor but moreover as a central actor which determines the strategy. और जो मेन इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज करते हैं that is examination of the environment conditions and the specific position termed niche in population ecology. Now अगर आप इन तमाम स्कूल्स को होलिस्टिकली देखें तो यू विल कम टू नो कि इन द मॉडर्न बुक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसमें इनफैक्ट इन तमाम स्कूल्स के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स एलैबोरेट किए गए हैं उन सबको हम किसी ना किसी हवाले से यूज वो कर रहे होते हैं. द रीजन बीइंग दैट ऑथर्स की कोशिश ये होती है कि हम उस एलिफेंट को कंप्लीटली कंप्रीहेंड कर सकें रादर देन कि हम उसके सिर्फ एक पार्ट से उसको विजुअलाइज करने की कोशिश वो करें. That is the reason we do need to go for SWOT analysis, we do need to go for pestle analysis, we do need to go for BCG matrix, we need to go for other instruments which are basically designed to formulate and craft a strategy. In the same article, the authors have come up with a comparison between the entrepreneurial setups and their association with the SMEs. SME basically stands for small and medium enterprises. So when we talk about purely an entrepreneurial aspect, तो उसका जो main characteristic highlight किया गया, that was that entrepreneur or the SME manager is the main strategist. अब एक शख्स है, एक सोल प्रोप्राइटर है जिसका वो बिजनेस है, वही सारी बातों को सोचता है, वही सारी बातों को विजुअलाइज करता है, वही विजनरी है और वही इंप्लीमेंटेशन करने वाला भी है. So the entrepreneur or the SME manager is the main strategist and decision maker, develops the vision, mission and strategies for the enterprise, implements the mission, vision and strategies. जिसके बरक्स जब हम characteristics के context में strategy को focus में लेकर आए तो it is said that most promising market entry strategies for SME वो होगी आपकी जिसमें हम एक target market पे चलते हैं, हम एक particular niche define कर लेते हैं. So allows targeting of customer needs by focusing the limited resources on a narrow market segment. Differentiation strategy offers the customer a special advantage along a value dimension and which is basically related to the quality of price leadership. So वो आपके पास main advantage बन जाता है जिससे कि आप market में अपने survival को ensure करने की कोशिश करते हो. अगर हम इस context में strategy process को देखें तो strategy process की जो main characteristic हमारे सामने आई that was that strategic instruments which are suitable for SMEs are SWOT analysis, pest analysis, industry analysis, product life cycle analysis, business portfolio matrices. तो ये तमाम हमारे पास tools available हैं जिनके साथ हम अपने strategy process को facilitate वो कर पाते हैं. And as you know, business portfolio matrices में आपके पास BCG matrix है, आपके पास internal external matrix है, इसको IE matrix भी हम कहते हैं, and there are other matrices as well, no doubt. इसी तरह business plan की जो main characteristics होंगी in entrepreneurial and small and medium enterprise setups, उसके बारे में वो कहते हैं कि the business plan is going to be the written or formal document of a SME strategy, and strategic planning means of communication with external stakeholders, internal control mechanism leads to actual company founding, ongoing strategic planning and employment growth. तो ये तमाम concerns होंगे एक business plan को develop करने में. These are the main characteristics associated with the business plan. इसके अलावा एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स को और एसएमईज को जो अदर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, दे आर दैट पर्सनल गोल्स, ट्रेड्स एंड स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन हैविंग ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द एसएमईज स्ट्रेटेजी. सो आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, और यहां तक भी कहा जाता है कि जो टॉप मैनेजमेंट की पर्सनल वैल्यूज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल वैल्यूज बन जाती हैं. So personal goals, traits and strategic orientation having a significant impact on the SME strategy. Daily business is customarily regarded as more important than long-term strategies. Okay, so day-to-day survival जो है वो in the start they would be having the issues. जब हम strategy
कंटेंट की बात करें तो other challenges we have are that other dimension of assessing an enterprise market entry, market product strategy, जिसमें कि हम एंड्स ऑफ मैट्रिक्स को भी यूज करते हैं कि न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट ओल्ड मार्केट, तो हम इस तरह के डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं. So we have product market strategy, 4 field metrics with different combinations from for implementing existing or new products in present and new markets. और जब हम स्ट्रेटेजी प्रोसेसेस की बात करें तो एसएमई को जो अदर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, दे आर दैट अदर स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल बेंचमार्किंग, गैप एनालिसिस, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, व्हिच कुड बेसिकली बी यूज्ड इन द स्ट्रेटेजी असेसमेंट. और उसके साथ साथ हम बैलेंस स्कोर कार्ड टेक्निक को भी वो एडअप कर रहे हैं, व्हिच कुड आल्सो बी यूज्ड इन एसएमई एंड ऑफन अननोन इन एसएमईज. ओके, तो गैप एनालिसिस, बेंचमार्किंग, बैलेंस स्कोर कार्ड की टेक्निक्स को भी यूज किया जाना चाहिए, जो कि एक स्मॉल सेटअप में भी यूज किया जा सकता है. इसी तरह बिजनेस प्लान्स आर रेयरली एक्सटिंक्ट इन यंग एसएमईज. द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू राइट अ बिजनेस प्लान इज द एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन रिफ्लेक्टिंग हिज थॉट्स एंड आइडियाज. ये डिपेंड करेगा कि वो कितने फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर में वो ऑपरेट कर रहा है. इसी तरह रिसर्च गैप्स की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स में जो रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई हुए, जिसपे कि फ्यूचर एरियाज ऑफ हमें रिसर्च भी मिल जाते हैं, दैट वुड इंक्लूड चेंजेस इन स्ट्रेटजी व्हेन द एसएमई ग्रो एंड द एंटरप्रेन्योर इज नो लॉन्गर द ओनली डिसीजन मेकर. ओके, जहां पर एंटरप्रेन्योरल टीम्स फिर एस्टैब्लिश होनी शुरू हो जाएंगी, व्हिच वुड बी इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू द बोर्ड. ओके, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने में जो दरमियान में जितना भी ट्रांजिशन है, वहां पर हमें ये देखना होगा कि स्ट्रेटेजी को किन चैलेंजेस का सामना, किन चेंजेस का सामना वो करना पड़ रहा है. इसी तरह स्ट्रेटेजी कंटेंट से रिलेटेड जो रिसर्च गैप्स एंड एरियाज फॉर फ्यूचर वर्क हैं, दे आर दैट पॉसिबल कोरिलेशन बिटवीन द अप्लाइड स्ट्रेटेजी एंड द कॉर्पोरेट सक्सेस. इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्वेज ये करने की जरूरत है, बिकॉज एक कॉन्टेक्स्ट में अगर बात एप्लीकेबल है, अगर सर्विसेज सेक्टर में बात एप्लीकेबल है, तो जरूरी नहीं होगा कि वही बात उसी अंदाज में मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी एसोसिएटेड वो की जा सकती है. इसी तरह स्ट्रेटेजी प्रोसेस की जब हम बात करें तो रिसर्च गैप्स एंड एरियाज फॉर फ्यूचर वर्क में पॉसिबल कोरिलेशन बिटवीन इंस्ट्रूमेंट्स एंड कॉर्पोरेट सक्सेस, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए. और बिजनेस प्लान से रिलेटेड अगर हम रिसर्च गैप्स एंड फ्यूचर एरियाज की बात करें तो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कंटेंट ऑफ द बिजनेस प्लान एंड देयर पॉसिबल कोरिलेशन विद द कॉर्पोरेट सक्सेस, ये तमाम वो वेंचर्स हैं जिसके ऊपर तहकीक, जिसके ऊपर वर्क अभी बेशुमार होने की जरूरत बाकी है. Now coming back to the different perspectives we were talking about related to the schools of thought which were trying to elaborate the strategy. Let's have a little more detail. When we talk about design perspective, which is a perspective based orientation, it is said that the design perspective takes the view of an analyst. Trends in the environment are monitored and analyzed and must be met by the internal organization to create fit. और perspective में जब हम डिजाइन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, हमारे पास जो मेन इंस्ट्रूमेंट है दैट इज SWOT एनालिसिस. जब हम प्लानिंग पर्सपेक्टिव्स की बात करें, व्हिच इज अगेन अ पर्सपेक्टिव बेस्ड ओरिएंटेशन, तो उसमें वो कहता है कि द प्लानिंग पर्सपेक्टिव टेक्स अ व्यू ऑफ अ प्रोडक्शन इंजीनियर. जो वहां पर स्कूल ऑफ थॉट है, जो स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग है, दैट इज लाइक अ प्रोडक्शन इंजीनियर. The creation of a roadmap or process with specific prescribed steps will lead to a specific strategy in the end. इनका सोच का अंदाज इस तरीके से है. जब हम positioning perspective की बात करें, the positioning perspective takes the view of a general. The aim of strategy is to select, create a healthy industry and create a strong, defendable position against other forces based on a sustainable strategic advantage. ओके, और उसके लिए हमारे पास जो सबसे पॉपुलर टूल अवेलेबल है दैट इज बेसिकली द पोर्टर्स फ्रेमवर्क, जिसमें कि वो कंपेटिटिव फोर्स एनालिसिस वो हमारे साथ शेयर करता है, जिसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड न्यू एंट्रेंट्स एंड एग्जिस्टिंग फर्म्स, एग्जिस्टिंग राइवलरी, इसके ऊपर बात की जाती है. सो पोर्टर्स फ्रेमवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, द पोजीशनिंग पर्सपेक्टिव, it demonstrates strategy formulation as an analytical selection of industry development in order to develop an optimal position strategy. ओके, लेकिन माइकल पोर्टर का जो ये आइडिया था जिसमें कि हम एक इंडस्ट्री को इन फोर्सेस के तहत
कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस देखते हैं, जिस इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के ऊपर द पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री अर्निंग वुड बी बेस्ड। ओके, इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी वाबस्ता वो हो गए। फॉर एग्जांपल, रॉबर्ट मॉरिस ग्रांट और माइकल पोर्टर, इनके व्यू पॉइंट्स में काफी हद तक इख्तलाफ वो पाया गया। Robert Morris Grant is a British professor and economic strategy academic who challenged Michael Porter's view on the basis for competitive advantage. Okay, यहाँ पर दोनों का जो स्कूल ऑफ थॉट था, जो व्यू पॉइंट था, उसमें एक तब्दीली रूनुमा हुई। He suggested that competitive advantage was more frequently to be discovered in access to distinctive or unique internal resources, rather than a choice between the different forms of generic strategies externally. ओके, आपने कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जाना है, आपने डिफरेंशिएशन की तरफ जाना है, आपने फोकस ग्रुप की तरफ जाना है। इन चीजों को डिस्कस करने की बजाय रॉबर्ट मॉरिस ग्रांट का जो मेन आइडिया था, दैट वाज बेस्ड अपॉन डेवलपिंग द रिसोर्स बेस्ड व्यू। ग्रांट इज बेस्ट known for his suggestion that insights into competitive positioning were more likely to come from understanding a company's resource base rather than from its generic strategies. He particularly focused on the extent to which organizations had non-immutable resources. Okay, तो यहां पर जो schools of thought दो आगे further develop हुए, they were talking about either the resource based view or industrial organizational perspective. So Michael Porter was of more favor related to the industrial organizational perspective, जबकि Robert Morris Grant का जो main focus था, that was more based upon the resource based view. So Grant's work has close links to Gary Hamel and C.K. Parahold in the form of core competencies. इनका जो main focus था वो core competencies के ऊपर था. In many ways, Grant's resources and Hamel's and Parahold's core competencies overlap to a considerable extent. Now let me show you कि Gary Hamel और C.K. Parahold ने जो core competencies का framework present किया. So what was that basically idea, जो कि Michael Porter के idea of industrial orientation से थोड़ा सा मुख्तलिफ था. For that perspective, I'm quoting an article in front of you. Harvard Business Review का ये मैंने article आपके लिए pick किया है. The title of the article is The Core Competence of the Corporation, written by C.K. Parahold and Gary Hamel. इसमें जो idea main discuss किया गया, उसको अब हम एक नजर जल्दी से देखते हैं. It was said, rather argued, that diversified giant, for example, NEC, competed in seemingly disparate businesses, which included semiconductors, telecommunication, computing, and consumer electronics, and dominated them all. अब ये कैसे हो पाया? ये कैसे मुमकिन था? What was the how behind the story? It was said that it considered itself not a collection of strategic business units. उसने अपने आप को SBU में divide नहीं किया और हर SBU की उसने एक strategic generic strategic option को pick नहीं किया, but a portfolio of core competencies. That was the main idea जिसके ऊपर that company was able to survive. The company's collective knowledge about how to coordinate diverse production skills and technologies, that was the concern जिस पे वो successful हुए, and they were able to dominate most of the businesses they operated in. So NEC used its core competencies to achieve what most companies only attempt, which are invent new markets, exploit emerging ones, delight customers with products they had not even imagined, but definitely needed. So think of a diversified company as a tree. Okay, so the main idea इसके हमारे पास आता है is that basically the think of a diversified company as a tree. The trunk and major limbs as core products, smaller branches as business units, leaves and fruits as end products, nourishing and stabilizing everything is the root system. और वो जो root है जिसके ऊपर उस पूरे दरख्त का फल और उसके तमाम जो नशोनुमा है वो डिपेंड कर रही है, that root is basically the core competency. So again, that is focusing upon the idea of resource based orientation. So focusing on core competencies, it would create unique integrated systems that reinforce fit among your firm's diverse production and technology skills, a systematic advantage your competitors can't copy.
ओके, बट दैट डज नॉट मीन कि हम इंडस्ट्री को इग्नोर कर देंगे, दैट डज नॉट मीन कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो व्यू पॉइंट है दैट इज टू बी ignored. Basically ये both things would go side by side, but it depends on your school of thought, your perspective, your elephant कि आप चीजों को interpret वो कैसे करना चाहते हो. Do you want to go for outside in approach or do you need to go for inside out approach? Okay, so coming back to the discussion, now we are moving towards the descriptive analysis. And in descriptive perspectives, entrepreneurial perspectives were developed. And it is said that the entrepreneurial school takes the view of a avant-garde artist, ठीक है, जो कि totally new concept के साथ आपको एक चीज present करता है. Strategy is driven by an additional business leader with vision, wisdom, experience to create a unique position in the future based upon the specific resources of a company. And who can ignore Steve Jobs from Apple, जिसने के ऑल टुगेदर एप्पल की ओरिएंटेशन को तब्दील करके रख दिया विद द एंटरप्रेन्योरल पर्सपेक्टिव. ओके, सो विजनिंग, इनोवेशन एंड न्यू बिजनेस डेवलपमेंट इज द कोर आइडिया इन दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट. जब हम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव के हवाले से चीजों को विजुअलाइज करें तो द एनवायरमेंट स्कूल टेक्स द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सर्वाइवर और कंटीजेंसी प्लानर. The aim of strategy is to survive in different likely future environments and have contingency plans available. Okay, अब इसमें obviously BCG grade और different आपके scenario buildings जो हैं उनको हम सहारा बनाते हैं अपने analysis को करने के लिए. Learning school में, as we discussed earlier as well, कि the learning school takes a perspective of the explorer or researcher. The aim of strategy is to collectively learn from experiences and apply these experiences as quickly as possible across the organization and the networks. And obviously, knowledge-based management and network organization के जो concepts थे, they were in more support to learning school. इसी तरह जब हम power school की बात करते हैं, तो the power school takes the perspective of the diplomat or politicians. The aim of strategy is to create dominant coalition to pursue one's objectives. इसमें स्टेक होल्डर गेम्स एंड पब्लिक अफेयर्स को फोकस में रखना बहुत जरूरी है. स्टेक होल्डर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. बाउंड्री स्पैनिंग जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट. तो स्टेक होल्डर एनालिसिस की जब हम बात करते हैं, बाउंड्री स्पैनिंग की बात करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंट टू व्हिच स्टेक होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन एंड आर able to influence the organization's purpose requires an analysis of the different stakeholder groups. So who are your direct stakeholders, who are your indirect stakeholders, किस stakeholder का क्या stake है आपके organization के साथ. So इन तमाम चीजों को base बनाकर you are planning for the future. So इसमें 3 key items वो discuss किए जाते हैं which are power, legitimate claim and drive, the willingness to take action. इन तमाम चीजों को base बनाया जाता है when you need to take the correct action. इसमें ट्रेड यूनियंस भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे, कस्टमर, गवर्नमेंट्स, लोकल एनवायरनमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज हैं. सो ऑल द 360 डिग्री पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएटेड विद द फर्म, उन सबको हम विजुअलाइज करते हैं. इसी तरह देयर इज अनदर स्कूल व्हिच इज chaos perspective, जो कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में शामिल होता है. सो द chaos complexity school takes the perspective of the biologist or policy maker. So aim of strategy is to determine the rules under which the system can operate successfully. और वो जो भी rules craft किए जाएंगे फिर in generations उन्हीं rules को follow up वो किया जाएगा. Okay, so the business principles and the swarm intelligence, these are the things which are associated with the chaos perspective. इसी तरह cognitive perspective, there is another school which is cognitive perspective, और ये descriptive analysis हमें provide करता है जिसपे कि mind mapping, system dynamics and creativity की बात को की जाएगी. So the cognitive school takes the perspective of the psychiatrist. ठीक है, जिस तरह एक साइकियाट्रिस्ट एक शख्स की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को विजुअलाइज करता है, केस स्टडीज को देखता है, बिल्कुल इसी तरह कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हम एक साइकियाट्रिस्ट की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने की बात करते हैं. And the aim of strategy is to develop a mentally healthy perspective on the world to be able to function. Okay? इसी तरह अगर हम कल्चरल पर्सपेक्टिव को देखें तो उसमें कल्चरल स्टडीज को विजुअलाइज करना, इंप्लीमेंट करना, एनालाइज करना,
जिसमें के आपका कल्चरल वेब का मॉडल वो इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें आपके पास स्टोरीज हैं, सिंबल्स हैं, पावर स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, कंट्रोल सिस्टम्स हैं, रिचुअल्स एंड रूटीन्स हैं, एंड द पैराडिम व्हिच इज एक्चुअली कनेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स। सो आप कल्चरल पर्सपेक्टिव में चीजों को सोचते और देखते हो। So the cultural school takes the perspective of the anthropologist, जिसके पास पावर होगी क्रॉस कल्चरल कंपैरिजंस भी वो करने की। So the aim of strategy is to develop a process of social interaction based upon by the creation of beliefs and understandings shared by the members of the organization within the relevant context. इसमें हमारे पास जो key assumptions available हुई, those key assumptions are that market share is king, operational excellence is key, people need balanced scorecards to be motivated, clients know their needs, salesman of the month award is the best party, and we are a red tie company. So these are the main aspects, main assumptions associated with the cultural perspective. Likewise, last but not the least, as I said earlier, configuration perspective हमारे पास आता है, and the configuration school takes the perspective of the holistic philosopher's view. और एक्चुअली आपके मोस्ट ऑफ द ऑथर्स जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की किताबें लिख रहे हैं, दे आर बेसिकली अडॉप्टिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन पर्सपेक्टिव. Okay, because you talk about Freda David, you talk about Whelan and Hunger, you talk about Thompson and Strickland, you talk about Michael A. Hitt, you talk about Thompson and Strickland, obviously I quoted him, and you talk about Johnson and Scholes, so all of the famous authors of different textbooks of strategic management. So most of them have used the configuration perspective, जिसमें के आपको तमाम schools का flavor वो किसी ना किसी अंदाज में मिल जाएगा. So the configuration school takes the perspective of holistic philosopher's view. The aim of strategy is to transform an organization into relevant configuration on multiple dimensions, so which are basically related to the all other schools within a relevant context. और हम हर अंदाज से हर अवेलेबल टूल को यूज करके एक्चुअली एक ऐसे स्ट्रेटेजिक ऑप्शन पर पहुंचना चाहते हैं कि जो हमें हमारी पोजीशनिंग को भी इंश्योर करे, हमें बेसिस प्रोवाइड करे कि हम अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकें और हमारे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड एवरेज रिटर्न को भी इंश्योर वो कर पाए.